लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानकर आंसू बहाकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर ऐसा सिस्टम स्थापित करेंगे जिससे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे होने की कोई संभावना ही ना हो। सवाल आज भारत की प्रतिष्ठा का भी है। अरे देश और दुनिया तो पूछेगी ही कि जो भारत अपने सबसे शीर्ष जनरल को अति उन्नत हेलीकॉप्टर में महज 50 किलोमीटर का सुरक्षित सफर नहीं करवा सकता, वो भारत बाहरी ताकतों से सुरक्षित रहने का दावा कैसे करेगा। जय हिंद साथियों। 8 दिसंबर 2021 बुधवार का वो दिन देश कभी नहीं भुला पाएगा। अभी तक भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में CDS बिपिन रावत सर अब हमारे बीच नहीं है। यकीन तो यह भी नहीं होता है कि वो हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया, जिसे वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टरों में आता है। देश के प्रधानमंत्री तक उस हेलीकॉप्टर में उड़ाने भर चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कल का किसी को नहीं पता, कल क्या आने वाले अगले क्षण का भी किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। बुधवार को देश की नज़रें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच चल रही अहम बैठक पर टिकी थी। ये बैठक खत्म भी नहीं हुई थी कि 1 बजते बजते आई एक खबर ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। लोगों की निगाहें मोबाइल स्क्रीन और टीवी पर मानो टिक सी गई थी। खबर ही ऐसी थी जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी टीम का हेलीकॉप्टर दक्षिण भारत के कन्नूर में क्रैश हो गया था। भारत सरकार या भारतीय सेना की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त तक लोग सभी दुआ कर रहे थे कि काश सब कुछ ठीक हो, कोई अनहोनी ना हो। लेकिन दोपहर 1:53 पर भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 कन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया है। जनरल बिपिन रावत भी इसमें सवार हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच घोषित कर दी गई है। साथियों, वो खबर सच हो गई थी जिसके झूठ होने की दुआ पूरा देश कर रहा था। लेकिन अब भी जनरल रावत सर की सेहत के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। मीडिया और चश्मदीदों के हवाले से पता चल रहा था कि हादसा बेहद भीषण है और किसी के भी बच पाने की उम्मीदें बहुत कम हैं। फिर भी लोग ये आस लगाए हुए थे कि कोई चमत्कार हो जाए, कुदरत का कोई करिश्मा हो जाए और खबर आए कि जनरल रावत और उनकी टीम ठीक है, वो जिंदा है। लोग जानकारी के लिए सरकार की तरफ देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोले, लेकिन जनरल रावत की सेहत को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कयासों और आशंकाओं के बीच धुंधली ही सही पर एक उम्मीद थी कि देश का जनरल अभी जिंदा है। लेकिन शाम 6:03 पर भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में जनरल रावत की मौत की पुष्टि कर दी। वायुसेना ने कहा, गहरे दुख के साथ अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत हो गई है। इससे ठीक 26 मिनट बाद शाम 6:29 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत की मौत पर दुख प्रकट किया। इसके बाद देश और दुनिया में शोक की लहर शुरू हो गई और वो अभी भी जारी है। इजराइल, चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और दुनिया भर के नेताओं और सेना प्रमुखों ने जनरल रावत की मौत पर दुख और अफसोस जाहिर किया है। गम में डूबा भारत अभी अपने नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। भारत के सैनिक नंबर 1 ने ऐसे समय में दुनिया छोड़ी है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर लगातार तनाव है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने के मौके की तलाश में है। अफगानिस्तान ने तालिबान में सिर उठा लिया है, जिसका असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ना तय है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दुनिया की सबसे बड़ी सेना के कमांडर जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में बदलाव के दौर का प्रतिनिधित्व किया।
उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर देखा था। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिका के दबाव को उन्होंने धता बता दिया। राफेल लड़ाकू विमान हासिल किए, अपनी सैन्य जरूरतों को ग्लोबल पॉलिटिक्स और कूटनीति पर तरहीज दी। जनरल रावत जिस Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद हेलीकॉप्टरों में होती है। भारत के प्रधानमंत्री भी इनमें सफ़र करते हैं। डबल इंजन के इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आशंका बेहद कम रहती है। एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन इसे संभाल लेता है। रावत के हेलीकॉप्टर को बेहद अनुभवी पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे। उनकी दक्षता और अनुभव शक से बहुत परे है। ऐसे में मानवीय भूल की संभावना बेहद कम है। एविएशन के एक्सपर्ट और रक्षा विशेषज्ञों को इस हादसे का कोई स्पष्ट कारण अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी तक जो जानकारियां हैं उनके आधार पर ये आशंका जाहिर की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के हादसे के पीछे खराब मौसम और लो विजिबिलिटी कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर नीचे उड़ान भर रहा हो, पायलट को हेलीपैड साफ नजर नहीं आया हो और हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकरा गया हो। बताया जाता है कि Mi-17 का रोटर भी बहुत ताकतवर होता है और एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली थ्रस्ट पैदा करता है। हो सकता है पायलट को पेड़ ना दिख पाए हों। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को बादलों के नीचे उड़ाया जा रहा हो और यह भी हादसे की वजह बन गया हो। लेकिन अभी ये सब आशंकाएं और कयास भर हैं। हादसे की असली वजह जांच के बाद ही पता चल सकेगी। साथियों, चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने जोर के धमाके की आवाज़ सुनी। हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया था। उसमें सवार लोगों के जलते हुए सब बाहर गिर रहे थे। जनरल रावत को नीलगिरी पहाड़ों में स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन पहुंचना था और यहां फैकल्टी और स्टूडेंट्स ऑफिसर्स को उन्हें संबोधित करना था। वो मंजिल से सिर्फ 10 मिनट ही दूर थे। देखिए साथियों, ये एक क्रूर सत्य है कि जनरल रावत सर अब हमारे बीच नहीं हैं। भारत ने एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने सबसे ताकतवर बेटे को खो दिया है। लेकिन इस क्रूर सत्य के पीछे कुछ ऐसे सवाल छुपे हैं जिनके जवाब मिलना आज भारत के लिए सबसे ज़रूरी है। आखिरकार इतने अहम व्यक्ति को ले जा रहा इतना सुरक्षित और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया? भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी एक प्रोटोकॉल के तहत यात्रा करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि मौसम सही है या नहीं। बैकअप के लिए एक हेलीकॉप्टर भी रखा जाता है। उड़ान भरने से पहले हेलीकॉप्टर की टेक्निकल जांच होती है। यदि ये सब हुआ तो फिर हादसा कैसे हो गया? भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी दुश्मन ताकतों के निशानों पर होते हैं। क्या यह उनकी साजिश तो नहीं? ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जो लोगों के मन में इस वक्त उठ रहे हैं। इधर एक्सपर्ट मानते हैं कि किसी फॉरेन एलिमेंट की इसके लिए जिम्मेदार होने की आशंका बेहद कम है। लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है, किसी भी आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। जनरल रावत सैन्य विरासत वाले परिवार से आते थे। 6 साल पहले उन्होंने ऐसे ही एक हादसे में मौत को चकमा दिया था। लेकिन इस बार दिन भारत का नहीं था। पहाड़ पर जन्मे भारत के बेटे का पहाड़ पर ही दुखद अंत हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानकर आंसू बहाकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर ऐसा सिस्टम स्थापित करेंगे जिससे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे होने की कोई संभावना ही ना हो? सवाल आज भारत की प्रतिष्ठा का भी है। अरे देश और दुनिया तो पूछेगी ही कि जो भारत अपने सबसे शीर्ष जनरल को अति उन्नत हेलीकॉप्टर में महज 50 किलोमीटर का सुरक्षित सफर नहीं करवा सकता, वो भारत बाहरी ताकतों से सुरक्षित रहने का दावा कैसे करेगा? साथियों, यह बात कुछ कड़वी हो सकती है, पर इस पर एक बार सभी को सोचना जरूर चाहिए। और आखिर में एक बार फिर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, इन सभी आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इनके परिवार वालों को
इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।